नमस्कार दोस्तों, वैरव एग्रीकल्चर क्लासेस गंगापुर सिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज जो लॉन्ग ईयर का जो बैच था उसका संडे को जो टेस्ट लिया गया था तो उसका एक एक करके अपन जो है सब्जेक्ट वाइज अपन सॉल्यूशन लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको जो है सॉइल साइंस या फिर जो एग्रीकल्चर से जो पोर्शन मैंने पढ़ाया था जो हॉर्टिकल्चर वाला उससे संबंधित और जो डिजीज से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है उनको एक एक करके अपन सॉल्यूशन करते हैं। तो दोस्तों अपना जो क्वेश्चन है वो 23वें नंबर से शुरू होता है और अपना जो 23वें नंबर का जो पहला जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों, भारत का प्रथम उर्वरक कौन सा है। मतलब भारत का ऐसा कौन सा उर्वरक है जो सबसे पहले उसका निर्माण किया गया था। दोस्तों मैंने आपको बताया था भारत का पहला उर्वरक एसएसपी है, जिसको 1905 से 1906 के मध्य में जेडब्ल्यू लीथर ने इसका क्या किया था, निर्माण किया था। तो भारत का सब पहला उर्वरक है जो है दोस्तों सिंगल सुपर फॉस्फेट एसएसपी। उसके बाद में दोस्तों अगला जो आपका क्वेश्चन है 24वें नंबर का क्वेश्चन है कि रंध्र प्रकाश प्रतिशतता सर्वाधिक होती है। मतलब किस प्रकार के मृदा कणाकार में या मृदा कण में, मतलब किस प्रकार की मृदाओं में सबसे ज्यादा रंध्र प्रकाश प्रतिशतता पाई जाती है। दोस्तों मैंने आपको इसका एक नियम बताया था कि जिसके कणों का आकार जितना छोटा होगा उसमें रंध्र प्रकाश प्रतिशतता, उसका पृष्ठ क्षेत्रफल और उसकी जो जलधारण क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी। दोस्तों यहाँ पर देख लो आपको किसका कणाकार सबसे छोटा है। मैंने आपको बताया था जो मृतिका है जिसको अपन किले बोलते हैं, उसका जो कणाकार है उसका जो आकार है 0.002 mm से भी क्या होता है, कम होता है। लेकिन इसकी रंध्र प्रकाश प्रतिशतता सबसे ज्यादा लगभग 50% से भी क्या होती है, ज्यादा होती है। उसके बाद में दोस्तों अगर अपन बात करें, अगला क्वेश्चन है कि धनायन विनिमय क्षमता की इकाई क्या होती है। क्या होती है यूनिट, मतलब इकाई क्या होती है, धनायन विनिमय क्षमता या फिर कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, और शॉर्ट में इसको बोलते हैं सीईसी। तो दोस्तों ध्यान रखना सेंटीमोल प्रति किलोग्राम, जो आपका वी ऑप्शन है वो सही जाएगा। ध्यान रखना दोस्तों सेंटीमोल प्रति किलोग्राम जो है आपकी धनायन विनिमय क्षमता की इकाई है। अगर दोस्तों अपन बात करें डेसीसाइमन, तो दोस्तों ध्यान रखना ईसी की विद्युत चालकता की इकाई डेसीसाइमन है। अगर मिली मोहज की बात करें तो ईसी की जो पुरानी इकाई है विद्युत चालकता की वो है मिली मोहज प्रति सेंटीमीटर है। दोस्तों क्या है, सेंटीमीटर, मिली मोहज प्रति सेंटीमीटर। तो दोस्तों यहां पर आप धनायन विनिमय की पूछा है तो दोस्तों ध्यान रखना सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। कई बार आपसे ऐसे भी आ सकता है सी मोल पर केजी। उसके बाद में दोस्तों 25 आपके क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं 25 नंबर का। और आपका 26वें नंबर का क्वेश्चन है कि जल का सर्वाधिक घनत्व कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। दोस्तों जो हम आपको जल की प्रॉपर्टीज वगैरह आपको गुण पढ़ाए थे तो मैंने आपको बताया था कि जल का जो है सर्वाधिक जो घनत्व है वो रहता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कितने डिग्री पर, 4 डिग्री, मतलब 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल जो है सबसे ज्यादा घनत्व प्रदर्शित करता है। जबकि अगर अपन बात करें 104.5 डिग्री जल में पाए जाने वाले जो H जो अणु है, मतलब इनके जो बंद कोण का मान होता है वो होता है 104.5 डिग्री। अगर उबाल बिंदु की बात करें तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड इसका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट, मतलब उबाल बिंदु होता है जल का। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका गंधक का सल्फेट आयन में ऑक्सीकरण कौन करता है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो सल्फर होता है या गंधक होता है उसका ऑक्सीकरण सल्फेट आयन में, जिसको पौधे ग्रहण करते हैं सल्फेट आयन के रूप में, तो दोस्तों ध्यान रखना थायोबैसिलस एक प्रकार का जीवाणु है जो क्या करता है, सल्फर को SO4-2 मतलब सल्फेट आयन के रूप में क्या कर देता है, ऑक्सीकरण कर देता है। दोस्तों अगर यहां पर पूछा जाता कि सल्फर को H2S में अपचयित कौन करता है तो दोस्तों वहां पर ध्यान रखना डाई सल्फोविब्रियो जो है आपका इसको अपचयन करता है। लेकिन यहां पर पूछा है गंधक का सल्फेट आयन में ऑक्सीकरण कौन करता है तो थायोबैसिलस नामक जीवाणु करता है। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका कि सोडिक मृदाओं के सुधार हेतु नहीं डाला जाता। सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि सोडिक मृदा कौन सी मृदा होती है। दोस्तों ध्यान रखना क्षारीय मृदाएं जिनको अपन एल्केलाइन सॉइल बोलते हैं, इन मृदाओं को ही सोडिक मृदाओं के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों आपको पता ही है कि सोडिक मृदाओं के लिए क्या चीजें अपन काम में लेते हैं, जिप्सम बिल्कुल काम में लेते हैं, लाइमस्टोन 7.5 से कम पीएच वाली जो क्षारीय मृदा उनके लिए काम में लेते हैं, पायराइट भी लेते हैं काम में। लेकिन आपको पता है कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है, क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको अपन चूना पदार्थ बोलते हैं, तो दोस्तों ध्यान रखना ये अपन सोडिक मृदाओं के लिए नहीं लेकर कैसी मृदाओं के लिए लेते हैं, अम्लीय मृदाओं के लिए काम में लेते हैं। तो सही आंसर आपका जाएगा डी, कैल्शियम ऑक्साइड। उसके बाद में दोस्तों अगला आपका जो क्वेश्चन है वो है सोडियम अधिशोषण अनुपात। शॉर्ट में आपको बता दूं तो SAR, इसका अगर सूत्र पूछे आपसे Na प्लस अपॉन अंडर रूट कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम Y2 SAR। ध्यान रखना दोस्तों मैंने आपको बताया था जब जल की गुणवत्ता की अपन ने बात करी थी तो वहां पर ये अलग अलग पैरामीटर बताए थे, SAR, RSC, टोटल जो है लवण। तो दोस्तों ध्यान रखना अगर SAR की बात होती है तो दोस्तों ध्यान रखना ये हमेशा जल और मृदा की किसको प्रदर्शित करता है, क्षारता को प्रदर्शित करता है। उसके बाद में दोस्तों अगला आपका जो क्वेश्चन है कॉलॉइड से पूछा गया है वो है 30वें नंबर का कि निम्न में से किस सिलिकेट किले के मध्य में
मैग्नीशियम की एक अतिरिक्त ब्रूसाइट परत पाई जाती है। तो दोस्तों ध्यान रखना, क्लोराइड जो है सिलिकेट के लिए है, उसके मध्य में जो 2 इकाइयां होती है उनके मध्य में मैग्नीशियम की एक अतिरिक्त ब्रूसाइट परत पाई जाती है। सही आंसर आपका जाएगा क्लोराइड। लेकिन दोस्तों अगर यहां से पूछे कि पोटेशियम की जो पोटेशियम किसके मध्य में पाया जाता है, दोस्तों ध्यान रखना एलाइट की जो 2 इकाइयां उनके मध्य में पोटेशियम पाया जाता है। ये ARH की जो एग्जाम हुई थी कल, उसमें पूछा गया था कि किन जो सिलिकेट के लिए की 2 इकाइयों के मध्य पोटेशियम पाया जाता है। लेकिन यहां पर आपसे पूछा गया है कि मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है, क्लोराइड आपका सही आंसर जाएगा। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की मृदाओं में सर्वाधिक कमी वाला सूक्ष्म पोषक तत्व, यहां पर माइक्रो न्यूट्रिएंट आपको देखना है कि ऐसा कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है जो सबसे कम वहां पर भारत की मृदाओं में पाया जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, जिंक। कौन सा दोस्तों, जिंक। लगभग आपका 47% जो मृदाएं हैं भारत की, वहां पर जिंक की कमी पाई जाती है। अगर बात करें दोस्तों, अगर यहां पर केवल पोषक तत्व की बात होती तो यहां पर जो सही आंसर आपका जाता वो जाता नत्रजन। उसके बाद में दोस्तों आपके 31वां क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और 32वें क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। और 32वां क्वेश्चन है कि पर्णहरित के निर्माण में, क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा पोषक तत्व सहायक होता है। दोस्तों कई बार ये क्वेश्चन में ज्यादातर एग्जामों में आपको टेस्ट लेते हैं, उसमें देता हूं कि अवयव की अगर अपन बात करें तो वहां पर मैग्नीशियम और नाइट्रोजन आएगा, और निर्माण में सहायक की बात करें तो Fe और Mn आएगा। तो निर्माण में सहायक दोस्तों ध्यान रखना लोहा, यहां पर मैग्नीज ऑप्शन में नहीं है। तो दोस्तों यहां पर ध्यान रखना, आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या, लोहा जो है क्लोरोफिल या पर्णहरित के निर्माण में सहायक पोषक तत्व। उसके बाद में दोस्तों पूछा गया है कि मृदा से आपको क्या निकालना है, फास्फोरस निकालना है। तो उसके लिए कौन सी विधि काम में ली जाती है दोस्तों, एक एक करके मैं आपको बताता हूं। क्षारीय केमेनोफिर विधि। अगर मृदा से आपको नाइट्रोजन निकालना है तो क्षारीय परमैंगनेट विधि काम में लेते हैं। ऑल्सन विधि फास्फोरस निकालने के लिए जो आपसे पूछा गया है, तो सही आंसर तो आपका ऑल्सन विधि आएगा। DTP निष्कर्ष दोस्तों ध्यान रखना, जिंक के लिए, किसके लिए, जिंक के लिए, या फिर आपका लोहा के लिए आपका DTP निष्कर्ष विधि काम में ली जाती है। और गर्म पानी घुलनशील दोस्तों ध्यान रखना, बोरॉन को निकालने के लिए गर्म पानी घुलनशील विधि काम में ली जाती है। यहाँ पर दोस्तों सही आंसर जाएगा आपका ऑल्सन विधि, वी आपका सही आंसर जाएगा। उसके बाद में दोस्तों 34वें नंबर का आपका क्वेश्चन है कि उर्वरक नियंत्रण अध्यादेश मतलब FCO कब लागू हुआ था, 1957। और इसके अनुसार पर्णीय छिड़काव हेतु यूरिया में वायु रेट की प्रतिशत मात्रा कितनी अधिकतम होती है, मतलब इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, किसके अनुसार, FCO के अनुसार। दोस्तों यहां पर आपसे पर्णीय छिड़काव के लिए, फॉलियार स्प्रे के लिए पूछा गया है। तो दोस्तों ध्यान रखना, आपका जो 0.25 जो प्रतिशत है जो आपका सही आंसर जाएगा। अगर दोस्तों यहां पर पूछा जाता कि यूरिया में कितनी अधिकतम होती है वायु रेट, तो दोस्तों ध्यान रखना आपका 1.5%, किसके अनुसार, FCO के अनुसार। लेकिन आपको पर्णीय छिड़काव के लिए पूछा है तो दोस्तों ध्यान रखना 0.25% का जो वायु रेट, इससे ज्यादा वायु रेट नहीं होना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों आपसे पूछा गया है, अगला उर्वरक में से पूछा गया है कि किसान खाद, जिसको अपन आपको पता ही है किसान खाद किसको बोलते हैं, तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को बोलते हैं। तो दोस्तों उसमें पूछा गया है नाइट्रेट नाइट्रोजन की कितनी प्रतिशतता होती है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि कैल्शियम अमोनियम और नाइट्रेट, इसमें अमोनियम नाइट्रेट भी पाई जाती है, नाइट्रेट नाइट्रोजन, और टोटल मैंने आपको बताया था 25% के अराउंड बताया था। अगर अपन बात करें तो दोनों 50-50 होती है। तो अगर अपन बात करें 25 का आधा, तो लगभग 12.5% इसमें नाइट्रेट नाइट्रोजन और 12.5% इसमें अमोनियम नाइट्रोजन पाई जाती है। सही आंसर आपका सी जाएगा। उसके बाद में दोस्तों आपसे पूछा गया है कि कृषिगत भूमि का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कितना होता है। जो कृषिगत, जो अच्छी एक मृदा होती है उसका कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कितना होता है, तो दोस्तों ध्यान रखना 10:12:1 जो है आपकी एक अच्छी मृदा होती है उसके कार्बन नाइट्रोजन अनुपात, या कृषिगत भूमि का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात आपका 10:12:1 होता है। दोस्तों ध्यान रखना, आपको FIM की अगर पूछे तो दोस्तों ध्यान रखना 20:30:1 होता है। अगर दोस्तों सूक्ष्म जीवों की अगर पूछे तो ध्यान रखना 4:6:1 आपका सूक्ष्म जीवों का अराउंड होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 37 नंबर का आपका क्वेश्चन है, वो है निम्न में से कौन सा सहनजीवी नहीं होकर सहजीवी वह वायुजीवी नत्रजन स्थिरीकरण करने वाला सूक्ष्म जीव है, मतलब जैव उर्वरक है। ऐसा कौन सा जैव उर्वरक है जो सहजीवी के रूप में पौधे के साथ में रहता है और उसको वायु भी जरूरी होती है। तो दोस्तों ध्यान रखना राइजोबियम जो जीवाणु है वो सहजीवी नत्रजन स्थिरीकरण और साथ ही साथ में वायुजीवी भी होता है। अगर एजोटोबैक्टर की बात करें तो असहजीवी वायुजीवी होता है। क्लोस्ट्रीडियम के बारे में पूछा गया था ARS नेट के एग्जाम में, ऐसा कौन सा है जो असहजीवी और अवायुजीवी है, तो क्लोस्ट्रीडियम वहां पर आंसर था। और एजोस्पाइरिलम आपका असहजीवी लेकिन वायुजीवी है। तो यहां तो आपसे पूछा है कि सहजीवी और वायुजीवी कौन सा है, तो सही आंसर आपका जाएगा राइजोबियम। उसके बाद में दोस्तों अगला आपका जो क्वेश्चन है 38 नंबर का, वो है कि माइकोराइजा किस पोषक तत्व का भंडारण करता है। ध्यान रखना दोस्तों, माइकोराइजा जो है आपका फास्फोरस
फास्फोरस जो पोषक तत्व है उसको क्या कर लेता है, अवशोषक कर लेता है और फिर उसके बाद में उसका भंडारण करता है और बाद में जब मर जाता है तो पौधों को क्या करवा देता है, उपलब्ध करवा देता है। और साथ ही साथ में फास्फोरस के साथ में ये जिंक का भी क्या करता है, भंडारण करता है। कई बार फास्फोरस ऑप्शन में नहीं आता है तो आपका जिंक जो है सही आंसर आएगा। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सी जल द्वारा मृदा क्षरण की द्वितीय अवस्था है, मतलब दूसरे नंबर पर कौन सी आती है। दोस्तों आपको मैंने बताया था, सबसे पहले आपको बताया था स्प्लाश, फिर उसके बाद में बताया था सीट, और फिर उसके बाद में बताया रिल, और फिर उसके बाद में बताया था मैंने आपको गली, और फिर उसके बाद में बताया था लैंडस्लाइड। तो दोस्तों ध्यान रखना, स्प्लाश को बौछारी बोलते हैं और बौछारी के बाद में आती है आपकी परत क्षरण जिसको सीट इरोजन बोला जाता है। सही आंसर आपका जाएगा परत क्षरण। उसके बाद में दोस्तों आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्न में से किस मृदा संरक्षण की विधि को 15% से अगर अधिक मृदा ढलान है तो वहां पर काम में लेते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, जितनी भी आपकी शस्य विधियां हैं, एग्रोनॉमिक जो प्रैक्टिस है वहां पर केवल और केवल 2% से भी कम अगर मृदा का ढलान है वहीं पर काम में लेते हैं। अगर अपन बात करें 2% से अधिक तो वहां पर यांत्रिक विधियां काम में लेते हैं। और ऐसी मृदाएं जहां पर ढलान 15% से भी अधिक है, लगभग 16 से 33 के मध्य में जितना भी ढलान है वहां पर अपन का बेंच टेरेस, कौन सी दोस्तों, बेंच टेरेस विधि काम में ली जाती है। अगर दोस्तों अपन बात करें स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होती है, मैंने आपको पिछले बार जो टेस्ट हुआ था उसमें दिया गया था कि इरोजन को जो परमिट करने वाली, मतलब बढ़ावा देने वाली, साथ ही साथ में इरोजन को कम करने वाली जो क्रॉप उनको एकांतर क्रम में उगाते हैं तो उसे बोलते हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग। उसके बाद में दोस्तों अगर ढलान कम है 15% से, वहां पर जिंक टेरेस भी काम में ले सकते हैं और कंटू टेरेस भी काम में ले सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है कि पोटेशियम मेटावाइट सल्फेट में कौन सा तत्व परिरक्षक का काम करता है। तो दोस्तों ध्यान रखना SO2 गैस, ध्यान रखना दोस्तों KMS जो है आपका रंगहीन, जिनमें रंग नहीं होता है, ऐसे फलों के परिरक्षण के लिए पोटेशियम मेटावाइट सल्फेट को काम में लिया जाता है। और दोस्तों ध्यान रखना उसमें जो परिरक्षक का गुण होता है वो SO2 गैस के कारण होता है। अगर दोस्तों बेंजोइक एसिड की अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखना दोस्तों जो बेंजोइक अम्ल होता है वो आपका रंगीन फलों के परिरक्षण के लिए काम में लिया जाता है, जो सोडियम बेंजोएट जिसका नाम होता है। उसके बाद में दोस्तों अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है कि डिस्क हल के टिल्थ कोण का मान कितना होता है। दोस्तों ध्यान रखना जो डिस्क प्लो होता है उसमें जो डिस्कें होती है उसमें दो तरह के कोण होते हैं, एक तो टिल्थ कोण और एक होता है डिस्क कोण। तो आपसे यहां से पूछा गया है टिल्थ कोण का, तो दोस्तों ध्यान रखना 15 से 25 जो टिल्थ कोण का जो अच्छा जो है एक डिस्क हल है उसके टिल्थ कोण का मान 15 से 25, जबकि आपको डिस्क कोण पूछा जाए तो उसका मान होता है 40 से 45। यहां पर आपको टिल्थ कोण का मान पूछा है तो वो 15 से 25 जो आपका ए ऑप्शन है वो आपका सही आंसर जाएगा। उसके बाद में दोस्तों आपका एक इंस्टीट्यूट के बारे में पूछा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट है कि नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, नेशनल NRC MAP मतलब नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मेडिसिनल एंड एरोमेटिक जो प्लांट है वो कहां पर स्थित है। तो दोस्तों ध्यान रखना आनंद में, कहां पर, आनंद जो आपके गुजरात में स्थित है वहां पर NRC MAP स्थित है। उसके बाद में दोस्तों आपसे पूछा गया है जो आपकी मेडिसिनल क्रॉप है उनमें से पूछा गया कि म्यूसिलेज रसायन किस मतलब किस औषधि पादप से प्राप्त होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना ईसबगोल, ईसकोल नहीं होकर ये सही है, इसमें ईसबगोल है। तो ईसबगोल जो होता है उससे ही म्यूसिलेज नामक जो है रसायन एल्केलॉइड्स है जो प्राप्त होता है। अगर अपन बात करें दोस्तों अफीम से तो हेरोइन जो आपने नाम ही सुना है, कोडीन वगैरह जो एल्केलॉइड्स है वो अफीम से प्राप्त होते हैं। उसके बाद में दोस्तों आपको पता है कि जो ल्यूकोरिया के उपचार के लिए अपन सफेद मूसली काम में लेते हैं। सनाए के लिए ध्यान रखना दोस्तों हर्बल टी, तो मोटापे को कम करने के लिए जो चाय पी जाती है जिसको अपन हर्बल टी बोलते हैं उसके लिए सनाए जो है औषधि पादप इसको काम में लिया जाता है। यहां से आपसे पूछा है म्यूसिलेज, तो दोस्तों ध्यान रखना ईसबगोल आपका बी आंसर आपका सही जाएगा। उसके बाद में दोस्तों पूछा गया है, कई बार ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY में उद्यमी नहीं होकर उद्यान फसलें हैं, कौन सी है दोस्तों, उद्यानिक फसलें या फिर वाणिज्य की जो फसलें होती है उसमें किसानों द्वारा कितना प्रीमियम दे, मतलब किसानों से कितना प्रतिशत प्रीमियम लिया जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना 5% प्रीमियम हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप्स है उनका अगर फसल बीमा करवाना है तो किसान के द्वारा 5% जो है प्रीमियम राशि दी जाती है। जबकि दोस्तों अगर अपन बात करें रबी की तो 1.5%, खरीफ की बात करें तो उसमें 2% राशि किसानों द्वारा जो क्रॉप इंश्योरेंस कंपनी होती है उसको दिया जाता है। उसके बाद में दोस्तों फ्लोरिकल्चर में से पूछा गया क्वेश्चन है कि रोज इन इंडिया एक पुस्तक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अच्छी पुस्तक है कि रोज इन इंडिया जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है। तो दोस्तों ध्यान रखना जो भारत के पहले DG थे BP पाल
उन्होंने रोज इन इंडिया, जो आपके जो रोज रीडर थे वीपी पाल, इन्होंने रोज इन इंडिया पुस्तक लिखी थी। उसके बाद में दोस्तों अगर अपन बात करें ब्यूटीफुल गार्डन, कौन सी दोस्तों, ब्यूटीफुल गार्डन जो है एम एस रंधावा नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने ब्यूटीफुल गार्डन। जबकि अगर अपन बात करें विलियम होगार्थ क्या है, तो दोस्तों ध्यान रखना लाइन ऑफ ब्यूटी, मतलब जो सुंदरता की जो पंक्ति है उसे विलियम होगार्थ कहा जाता है। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि गुलाब के फूलों में तेल की मात्रा कितनी होती है। दोस्तों ध्यान रखना, कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि गुलाब के जो फूल होते हैं उसमें तेल, एसेंशियल जो ऑयल होता है वो कितना प्रतिशत होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना 0.02 से लगाकर 0.05% तक गुलाब के फूलों में किसकी मात्रा होती है, तेल की मात्रा होती है। उसके बाद में दोस्तों आपसे पूछा गया है कि संकर गेंदा, जो हाइब्रिड जो गेंदा होता है उसकी जो बीज दर कितनी होती है। दोस्तों ध्यान रखना, हाइब्रिड गेंदा की जो बीज दर होती है वो 700 से 800 ग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। अगर दोस्तों आपसे पूछे कि देसी गेंदा या फिर जो अन्य गेंदा होता है उसकी होती है 1.25 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। यहां से पूछा है संकर गेंदा की, हाइब्रिड जो गेंदा है उसकी पूछा है, तो 700 से 800 ग्राम प्रति हेक्टेयर आपका सही आंसर जाएगा। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जो गेहूं में मोयला रोग, कौन सा रोग, मोयला रोग है, वो किससे होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, आपसे ऑप्शन दिया गया है, क्या कवक के द्वारा होता है, क्या सूत्रकृमि नेमाटोड के द्वारा होता है, क्या जीवाणु के द्वारा होता है, क्या वायरस के द्वारा होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना जो सूत्रकृमि होता है, शिस्ट नेमाटोड, जिसको अपन हेटेरोडेरा एवेनी बोलते हैं, उसका रोगजनक है, मतलब उसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है जो सूत्रकृमि है हेटेरोडेरा एवेनी, शिस्ट नेमाटोड इसको बोला जाता है। और वो क्या करता है, गेहूं में मोयला रोग का रोगजनक माना जाता है। तो वो क्या है, सूत्रकृमि है। तो यहां पर जो सही आंसर जाएगा बी, सूत्रकृमि। उसके बाद में दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि चाय का लाल रस्ट, जिसको अपन बोलते हैं इंग्लिश में रेड रस्ट जो रोग है, उसका रोग जनक कौन है। तो दोस्तों ध्यान रखना, चाय का जो लाल रस्ट जो रोग है वो होता है शैवाल की वजह से। किसकी वजह से होता है, शैवाल की वजह से होता है। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि कॉफी में फ्लोएम ऊतक क्षय रोग किससे होता है, तो वो दोस्तों होता है प्रोटोजोआ। यहां से आपका चाय का लाल रस्ट पूछा है, तो दोस्तों ध्यान रखना लाल रस्ट या लाल किट रोग, तो वो दोस्तों होता है शैवाल की वजह से। तो दोस्तों आपके जो ये क्वेश्चन थे अपन से संबंधित वो आपको कंप्लीट कर दिए। उसके बाद में मैं पवन जी से बोलूंगा कि अपन से संबंधित जो क्वेश्चन है वो एक एक करके सॉल्व करवाए। नमस्कार साथियों, अभी आपको विक्रम जी ने जो इनके द्वारा जो एग्रीकल्चर में जो पोर्शन पढ़ाया गया था, जिसमें अपन की सॉइल केमिस्ट्री है, साथ साथ में इनके कुछ क्वेश्चन है जो अपन के रोगों से संबंधित है और हॉर्टिकल्चर से संबंधित है ना, उनके बारे में चर्चा की थी। अपन करते हैं अब एग्रोनॉमी के क्वेश्चनों की शुरुआत। देखो एग्रोनॉमी क्वेश्चन में जो पहला दे रखा है वो है सरसों उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। देखो यहाँ पर पूछा गया है सरसों के उत्पादन में। आपको भी पता होगा कि सरसों का जो केंद्र है DRMR जिसको बोलते हैं, वो कहाँ पर है, अपन के भरतपुर है ना, भरतपुर में भी सेवर में है। इसी कारण से क्यों, क्योंकि यहाँ पर उसका उत्पादन, जो सरसों का उत्पादन है, सर्वाधिक होता है। तो इस कारण से राजस्थान का जो भारत में स्थान अगर पूछ ली जाए तो वो कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है साथियों, प्रथम स्थान है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। इसमें से ग्रीन हाउस गैस पूछी गई है, ग्रीन हाउस गैस पूछी गई है। तो देखो प्रमुख अगर पूछ लिया जाए, सर्वाधिक मतलब ग्रीन हाउस जो प्रभाव होता है उसमें सर्वाधिक जो योगदान होता है वो कौन सी गैस का होता है, वो ही प्रमुख ग्रीन हाउस कहलाएगी। तो सर्वाधिक जो योगदान होता है वो CO2 का होता है, और CO2 का लगभग 60% योगदान होता है। मतलब जो ग्रीन हाउस जो प्रभाव होता है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो अपना योगदान रहता है वो कितना रहता है साथियों, 60%। इसके बाद में अगर बात करते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड की, तो इसका भी रहता है, मीथेन का इसका भी रहता है, परंतु ओजोन का इसमें कोई योगदान है नहीं है। वैसे अगर और भी देखा जाए कि किसका होता है, तो वो होता है CFC का। किसका होता है, CFC का, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जिसका लगभग रहता है 60%। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। अच्छी सड़ी हुई जो गोबर की खाद है उसको अपन फार्म यार्ड मैन्योर है ना, FIM जिसको कहा जाता है, उसमें जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो होती है 0.5%। कितनी होती है साथियों, 0.5%। जैसे इसमें अगर प्राथमिक पोषक तत्वों की अगर पूरी की बात करें तो NPK, इनमें जो होता है नाइट्रोजन होता है 0.5% होता है, फास्फोरस होता है 0.25% होता है, और पोटास होता है वो 0.5% होता है। और अगर इसमें अगर NPK अनुपात पूछ ले जाए तो NPK जो अनुपात है वो हो जाएगा साथियों 2:1:2। तो 2:1:2 के रूप में इसमें प्राथमिक पोषक तत्व अनुपात होता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, अपना जो अगला क्वेश्चन है वो चौथा क्वेश्चन है, 1 घन मीटर पानी का आयतन होता है। यहाँ पर पूछा गया साथियों 1 घन मीटर, 1 घन मीटर होता है मतलब 1 मीटर क्यूब।
मतलब 1 की मीटर क्यूब बराबर होता है, मैंने आपको पहले बता दिया कितना होता है साथियों, 1000 लीटर होता है। कितना होता है? 1000 लीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी है। राइट आंसर क्या है साथियों? सी। परंतु अगर बात करते हैं 10,000 लीटर, तो 10,000 लीटर ये है कि जब अगर अपन 1 हेक्टेयर में, अगर 1 हेक्टेयर अपन का कोई क्षेत्रफल है, उसमें अगर अपन 1 mm अगर सिंचाई कर रहे हैं, मतलब 1 mm अगर पानी दे रहे हैं, तो उसमें अपन जो पानी की आवश्यकता होगी कितनी होगी? 1000 लीटर की। परंतु बात आती है अगर 1 mm न देकर के अपन 1 सेंटीमीटर देते, तो आपको पता होगा कि 1 mm मतलब 1 सेंटीमीटर में जो होते हैं वो कितने होते हैं? 10 mm होते हैं। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो 1 सेंटीमीटर का भाग आ जाएगा। तो इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, 10 लाख, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर बराबर जाएगा 1 लाख लीटर। तो राइट आंसर इसका क्या है? यहाँ पर तो पूछा गया 1 घन मीटर, तो 1 घन मीटर में क्या है इसका? सी, 1000 लीटर। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है अपन का पांचवा क्वेश्चन है इसमें जो ग्रो आउट परीक्षण, ये अपन के बीज टॉपिक में से पूछा गया है, सीड में से। तो ग्रो आउट परीक्षण किससे संबंधित है? तो देखो, ग्रो आउट जो परीक्षण है वो अनुमान से शुद्धता और साथ साथ में अंकुरण प्रतिशत, ये दोनों से संबंधित है। इस कारण से जो राइट आंसर वो क्या है साथियों? बी व सी दोनों। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है प्रोपेनिल शाकनाशी का व्यापारिक नाम है। देखो, प्रोपेनिल शाकनाशी जो है इसका जो व्यापारिक नाम होता है वो होता है स्टाम्प F34 होता है। परंतु बात करें स्टाम्प जो होता है वो पेंडामिथ्रिन का होता है। लासो जो होता है वो होता है एलाक्लोर का। किसका होता है साथियों? एलाक्लोर का। और बात करें वैसालिन, वो होता है फ्लूक्लोरिन का। किसका होता है? फ्लूक्लोरोलिन का होता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सबसे अधिक मिश्रित फसल होती है। तो देखो, राजस्थान में सूखा है, राजस्थान में वैसे भी, तो राजस्थान में सबसे ज्यादा जो लेते हैं मिश्रित फसल के रूप में, रबी की फसल में जो लेते हैं वो लेते हैं अपन चना प्लस सरसों। तो सबसे ज्यादा जो मिश्रित फसल ली जाती है राजस्थान के अंदर वो ली जाती है चना प्लस सरसों की। इसके बाद में अपना आठवां क्वेश्चन है खरपतवार नियंत्रण हेतु ब्राउन मैन्यूरिंग, जिसको अपन भूरी खाद कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? भूरी खाद, जो कि एक विधि है। कौन सी फसल के लिए सामान्यतः अपनाई जाती है साथियों? अपनाई जाती है धान के लिए। तुम पता होगा कि धान में ढैंचा को उगाड़ करके उसको दोबारा क्या कर दिया जाता है? दबा दिया जाता है ढैंचा को। तो है ना, अगर इसमें पूछ लिया जाए खरपतवार कौन सा लेते हैं काम में ब्राउन मैन्यूरिंग में, तो वो लेते हैं ढैंचा। कौन सा लेते हैं साथियों? खरपतवार नहीं, फसल, तो वो लेते हैं अपन ढैंचा लेते हैं। तो ये जो ब्राउन मैन्यूरिंग जो है वो किससे संबंधित है? धान से संबंधित है। इसके बाद में अपन का 9वां क्वेश्चन आता है, 9वां, गोमती निम्न में से किसकी किस्म है? देखो, ये पॉपुलर किस्म है, ये जो किस्म है वो है चबला की, जिसको अपन काऊ पी के नाम से भी जाना जाता है, जिसको लोबिया भी कहते हैं। तो गोमती वैरायटी इसकी है, चबला की है। इसके बाद में 10वां क्वेश्चन है, यहाँ पर दे रखा है गर्डल बीटल, जिसको अपन चक्रभृंग कहते हैं। तो गर्डल बीटल सर्वाधिक हानिकारक कीट है। तो सर्वाधिक हानिकारक जो कीट है गर्डल बीटल, वो सोयाबीन का है। किसका है साथियों? सोयाबीन का। ये भी काफी बार क्वेश्चन आता है और पूछा भी जाता है। इसके बाद में आता है सीड प्लांट तकनीक, जिसको अपन एसपीटी बोलते हैं, सीड प्लांट तकनीक। किससे संबंधित है? ये संबंधित है ये आलू से है साथियों। किससे है? आलू से। आलू से क्या है? आलू में जो वायरस मतलब वायरस रहित पौधे तैयार करने की एक प्रकार की विधि है, जिसको जो खोजा गया था वो पुष्कर नाथ ने खोजा था इसको। मतलब ये जो विधि है वो विकसित की थी वो पुष्कर नाथ ने की थी, और पुष्कर नाथ ने 1967 में की थी। कब की थी साथियों? 1967 में। इसके बाद में बहुत ही पॉपुलर वैरायटी है राजेंद्र क्रांति। कौन सी है साथियों? राजेंद्र क्रांति। राजेंद्र क्रांति किसकी किस्म है? तो राजेंद्र क्रांति जो है वो साथियों मेथी की है। किसकी है? मेथी की है। तो अपने जो क्वेश्चन है वो 12 क्वेश्चन थे। इसके बाद में आपके एनिमल हस्बेंड्री क्वेश्चन आते हैं। जो एनिमल हस्बेंड्री क्वेश्चन है वो आपको मनोज जी आपको कराएंगे। आइएगा दोस्तों, बात करते हैं अब पशुपालन के एक एक प्रश्न के बारे में। इससे पहले आपको सभी सरों ने सब्जेक्ट वाइज आपको प्रश्न सॉल्व करवा दिए। अब बात करते हैं पशुपालन के प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न है आपका यहाँ पर कि विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 3 दिसंबर, दूसरा है 1 जून, तीसरा ऑप्शन है 26 नवंबर और चौथा ऑप्शन है आपका 16 जुलाई। यहां प्रश्न है आपका कि विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखना आपका जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? यहाँ पर 1 जून रहेगा। क्या रहेगा? 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि नवजात बछड़ों को रोग तथा बीमारियों से बचाने के लिए क्या पिलाया जाता है? यानी जब नवजात जो बछड़ा होता है उसको रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाने के लिए, रोग तथा बीमारियों से बचाने के लिए क्या पिलाया जाता है? पहला ऑप्शन है आपका खीस, दूसरा है कोलेस्ट्रम, तीसरा ऑप्शन है दूध और चौथा ऑप्शन है ए तथा बी। तो प्रारंभ में नवजात बच्चे को रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने के लिए आपको याद रखना क्या पिलाया जाता है? खीस तथा कोलेस्ट्रम। तो याद रखना आपको जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ए तथा बी, क्योंकि खीस को ही क्या कहते हैं? इंग्लिश में कोलेस्ट्रम कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान की
किस नस्ल को कामधेनु के नाम से जाना जाता है? यानी गाय की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसको कामधेनु के नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है थारपारकर, दूसरा है अमृत महल, तीसरा है राठी और चौथा ऑप्शन है आपका कांकरेज। तो राजस्थान की जो कामधेनु जो नस्ल है वो किसको कहा जाता है? राठी को। आपका सही आंसर रहेगा राठी। जबकि आपको पता है अमृत महल भी एक गाय की नस्ल है। वो कैसी नस्ल है? बाहर वाहक नस्ल है। कैसी है भाई? बाहर वाहक नस्ल। कांकरेज की अगर बात करें, इसका उत्पत्ति स्थल गुजरात का कच्छ क्षेत्र माना जाता है। द्विप्रयोजनीय नस्ल है और भारतीय नस्लों में हमें यह कह दूं, देसी नस्लों में यह नस्ल सबसे बाहरी नस्ल है जो सवाई चाल के लिए भी क्या है? प्रसिद्ध है। सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। थारपारकर नस्ल, इसको उत्पत्ति स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रदेश का थारपारकर जिला माना जाता है और यह भी एक कैसी नस्ल है? द्विप्रयोजनीय नस्ल है। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका कि भैंस की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसमें गर्मी सहन करने की क्षमता पाई जाती है? यानी भैंस की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसमें सर्वाधिक गर्मी सहन करने की क्षमता पाई जाती है? पहला आपका प्रश्न ऑप्शन है मुर्रा, दूसरा है सूरती, तीसरा ऑप्शन है भदावरी और चौथा ऑप्शन है आपका भदावरी। प्रश्न है कि भैंस की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसमें गर्मी यानी तापमान सहन करने की क्षमता पाई जाती है? तो आपका यह सही आंसर रहेगा, वो कौन सा रहेगा? भदावरी। जबकि आपको पता है सूरती भी एक भैंस की नस्ल है जिसका उत्पत्ति स्थल गुजरात का खेरा जिला माना जाता है और इस नस्ल के जो सींग होते हैं वो दराती के आकार के होते हैं या हसिया के आकार के होते हैं। जाफराबादी, इस नस्ल का उत्पत्ति स्थल गुजरात के काठियावाड़ का क्षेत्र का गिरा बैरण माना जाता है और इस नस्ल का शरीर भारी होने के कारण इसको मिनी एलिफेंट के नाम से जाना है, छोटा हाथी भी कहा जाता है। जबकि मुर्रा नस्ल एक अच्छे दुग्ध उत्पादन के लिए पहचानी जाती है। इस नस्ल की जो सींग होते हैं जलेबी के आकार के होते हैं। अगला जो प्रश्न है कि भेड़ की कौन सी नस्ल को छापर के नाम से जाना जाता है? यानी भेड़ की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसको छापर के उपनाम से जाना जाता है? प्रश्न ऑप्शन है आपका मालपुरा, मारवाड़ी, चौकला और जैसलमेरी। तो याद रखना आपका यह सही आंसर रहेगा, वो रहेगा चौकला। चौकला नस्ल को छापर के नाम से भी जाना जाता है। इस नस्ल को भारतीय मेरिनो भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि मुर्गी का खूनी पेचिश रोग कॉक्सीडियोसिस, मुर्गी का खूनी पेचिश रोग किसके द्वारा होता है? यानी किसके कारण होता है? वायरस, जीवाणु, प्रोटोजोआ व कवक। तो याद रखना आपका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा यहां पर प्रोटोजोआ। अगला प्रश्न है आपका अगला प्रश्न है आपका अगला प्रश्न है कि कौन से रोग में पशु की मृत्यु के पश्चात उसका पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है? यानी पशुओं में ऐसा कौन सा रोग होता है जिसकी मृत्यु के पश्चात, यानी जिस कारण, उस बीमारी के कारण अगर पशु मर जाता है तो उसका पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है? पहला है आपका एफएमडी, दूसरा ऑप्शन है पशु प्लेग, तीसरा है एंथ्रेक्स और चौथा है आपका थनैला रोग। कौन सा भाई? थनैला। तो याद रखना एंथ्रेक्स रोग एक ऐसा रोग है जिसमें पशु की मृत्यु के पश्चात उसका पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है, क्योंकि यह एक ऐसा रोग है जो पशुओं के माध्यम से मनुष्य में फैल जाता है। यह रोग मुख्यतः भेड़ों में होता है। किसमें भाई? भेड़ों में। अगला जो प्रश्न है आपका देखें कि दूध में प्रोटीन पाई जाती है, यानी दूध में प्रोटीन कौन से रूप में पाई जाती है? पहला आपका ऑप्शन है पायस, दूसरा है निलंबन, तीसरा ऑप्शन है घोल और चौथा ऑप्शन है आपका सभी। तो याद रखना जो दूध में जो प्रोटीन पाई जाती है वो पायस के रूप में पाई जाती है, जबकि निलंबन के रूप में वसा पाई जाती है, जबकि घोल के रूप में शर्करा पाई जाती है। दूध में शर्करा किस रूप में पाई जाती है? घोल के रूप में। आपका सही आंसर रहेगा दूध में प्रोटीन पायस के रूप में पाई जाती है। अगला प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 22 देखें, एंग्लो न्यूबिन कौन से पशु की नस्ल है? प्रश्न है आपका कि एंग्लो न्यूबिन कौन से पशु की नस्ल है? पहला ऑप्शन है मुर्गी, दूसरा ऑप्शन है आपका गाय, तीसरा है बकरी और चौथा ऑप्शन है आपका भैंस। तो याद रखना एंग्लो न्यूबिन जो किस्म है, वो नस्ल है, वो किसकी है? बकरी की। यानी सही आंसर रहेगा यहां पर बकरी।
जिसको जर्सी गाय के नाम से भी जाना जाता है। ये आपके पशुपालन के प्रश्न सॉल्व होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे भैरव एग्रीकल्चर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओके, हेलो गाइस, देखिए अब हम केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। हमारा केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे बड़ा आकार है। सबसे बड़ा आकार किसका होगा? सीजियम का। जैसे ही हम वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं आकार में वृद्धि होती जाती है, तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर कौन सा तत्व मिलता है? सीजियम। तो सीजियम का आकार बड़ा है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार के मान में वृद्धि होती है। क्या ऑप्शन है? आकार के मान में वृद्धि होती है। देखते हैं वृद्धि क्यों होती है। प्रभावी नाभ के आवेश कम होता है, प्रभावी नाभ के आवेश कम होता है या बढ़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या फिर कोई सा भी ऑप्शन नहीं। देखिए वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे आकार में वृद्धि होगी, और आकार में वृद्धि होगी तो प्रभावी नाभ के आवेश के मान में कमी आएगी। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, बेरिलियम का विकट संबंध है। ये वाली लाइन आपको आती है, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ये यहाँ से लिथियम, यहाँ से सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये वाली लाइन आपको आती है। तो विकट संबंध की पूछ रहे, तो बेरिलियम किसके साथ विकट संबंध दिखा रहा है? एल्यूमिनियम के साथ। तो राइट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट है 3D8 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? 3D8 तो 3D8 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है निकल का। निकल का बताया था ना, 3D8 3D8 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। एफ ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? N-2 F1 to 14, N-1 D0 to 1 और NS2। अच्छा, ये जो पहला ऑप्शन है ये किसका दे रखा है? ये दे रखा है आपके डी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, डी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और ये जो दे रखा है सी ऑप्शन, ये दे रखा है आपके एस ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और जो डी ऑप्शन है ये है आपके पी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। 2 बिलियन जिनमें H+ आयन की सांद्रता 1 × 10⁻⁻4 तथा 1 × 10⁻³ में से कौन सा बिलियन अधिक प्रबल है? प्रबल की बात की जा रही है तो इसका pH कितना निकलेगा? 4 और इसका pH कितना निकलेगा? 3। तो अगर प्रबल की बात की जा रही है, अम्ल की बात की जा रही है, तो जो कम संख्या होगी 7 से जैसे नीचे चलते जाते हैं तो प्रबलता बढ़ती जाती है। तो कौन सा बिलियन होगा? बिलियन नंबर बी। जो बी ऑप्शन, ये बी ऑप्शन है, यही हमारा राइट ऑप्शन होगा। बिलियन ए थोड़ा कम अम्लीय होगा और बिलियन बी हमारा स्ट्रॉन्ग होगा। निम्न में से लुईस अम्ल नहीं है। अम्ल और क्षार क्या होते हैं? जितने भी प्लस वाले होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं वो सब अम्ल कहलाते हैं। अब ये बात कर रहे हैं कि नहीं है, इसका मतलब क्षार की बात की जा रही है। तो क्षार कौन सा होगा हमारा? देखो H2O, क्योंकि इसमें लॉन पेयर होते हैं, दो लॉन पेयर होते हैं इसमें। निम्न में से ज्वाला परीक्षण नहीं देते हैं। कौन नहीं देते? बेरिलियम और मैग्नीशियम। आपको बताया था बेरिलियम मैग्नीशियम दो ऐसे हैं जो कि ज्वाला परीक्षण नहीं देते हैं। डेक्रोन किससे मिलकर बनता है? डेक्रोन किस किस चीज से मिलकर बनता है? एथिलीन ग्लाइकोल और टरथैलिक अम्ल से। डेक्रोन मिलकर बनता है एथिलीन ग्लाइकोल और टरथैलिक अम्ल से। टरथैलिक अम्ल है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रहा है यहाँ पे, एथिलीन ग्लाइकोल और टरथैलिक अम्ल से। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर का उत्पादन रबर के पेड़ से होता है, इसका वानस्पतिक नाम क्या है? रबर के पेड़ का वानस्पतिक नाम है हेबिया ब्रेसिलियंसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A+2B साम्य अवस्था वाले चैप्टर से है। A+2B रिवर्सिबल रिएक्शंस है। सी अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक का व्यंजक है। तो कैसे निकाले थे आप साम्य स्थिरांक का व्यंजक? कैसे निकाले थे आप? सी उत्पादों की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता। अभिकारक कौन है? ए, और बी इन दोनों की सांद्रता। ये यहाँ पे आगे 2 लग रहा है तो स्क्वायर की फॉर्म में हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, N2 + 3H2 इक्वल टू NH3 + 21 kg में अधिक NH3 बनने के लिए आवश्यक है। NH3 को अधिक बनाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ताप को कम रखो और दाब को उच्च रखो, क्योंकि मात्रा बराबर करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर और कॉपर आदि का कोलाइडी विलयन बनाया जा सकता है कौन सी विधि से? गोल्ड का कोलाइडी विलयन तो याद होगा ना आपको, ब्रीडिंग आर्क विधि से। कौन सी विधि से बनता है? ब्रीडिंग आर्क विधि से। तो कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन नंबर ए, ब्रीडिंग आर्क विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, अगला 64 नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु की तृतीय बोर कक्ष की त्रिज्या क्या होगी? तो तृतीय बोर कक्ष की त्रिज्या निकालने का क्या फॉर्मूला होता है अपने पास? त्रिज्या निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? R इक्वल 0.529 × n² / z।
ये त्रिज्या निकालने का सूत्र है। अच्छा यहाँ पे n का मान कितना दे रखा है, तृतीय बोर कक्ष की, मतलब कि 3 के स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा। और हाइड्रोजन परमाणु का कितना होता है, परमाणु क्रमांक 1, तो 9 का गुणा आप 0.529 से करोगे तो क्या ऑप्शन आएगा आपका, 0.761 एंगस्ट्रॉम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। निम्न ऊर्जा के डी कक्षक स्थित होते हैं। निम्न ऊर्जा वाले कक्षक कहाँ होते हैं, निम्न ऊर्जा वाले 3 कक्षक होते हैं हमारे, dx, dy/z, dxy, dyz और dxz। ये 3 कक्षक हमारे जो होते हैं निम्न ऊर्जा वाले होते हैं, और ये कहाँ होते हैं, अक्षों के मध्य में स्थित होते हैं। अधिकतम बहुलकता का सिद्धांत किसने दिया, हुंड ने। किसने दिया अधिकतम बहुलकता का सिद्धांत, दिया हुंड ने, और अपवर्जन का सिद्धांत दिया है पाउली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 ग्राम जल में मोलों की संख्या, तो 18 ग्राम जल में कितने मोल होते हैं, 18 ग्राम H2O में कितने मोल होते हैं, 1 मोल। तो 36 ग्राम में कितने होंगे, 2 मोल। 36 ग्राम में कितने मोल हो जाएंगे, 2 मोल। तो राइट ऑप्शन इज बी। प्रथम कोटि अभिक्रिया की इकाई है, प्रथम कोटि अभिक्रिया की इकाई क्या होगी, सेकंड इनवर्स का फॉर्मूला होता है मोल अपॉन लीटर, 1 - n। और सेकंड इनवर्स, प्रथम कोटि अभिक्रिया की बात करें तो यहाँ पे 1 रख दो, 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा, और 0 जिसकी भी वैल्यू होती है वो उसका मान 1 आता है। 1 का मल्टीप्लाई सेकंड इनवर्स से करोगे तो सेकंड इनवर्स। तो राइट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अभिक्रिया का वेग नियतांक 7.239 × 10⁻⁻⁴ 4 सेकंड इनवर्स है, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, देखो सेकंड इनवर्स आ गया तो कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। कौन सी कोटि, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा आपका, राइट ऑप्शन प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है CH3 CH2 CH2 CH Br, ये Br है का IUPAC नाम पूछा जा रहा है। इसका IUPAC नाम क्या होगा, देखो 1 पर ये ब्रोमो लग रहा है तो 1 ब्रोमो ब्यूटेन, 4 है ना, 1 2 3 4, और 4 को कहते हैं ब्यूट। तो क्या ऑप्शन रहेगा आपका, 1 ब्रोमो ब्यूटेन। सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है CH3 COOH और HCOO CH3 में समावयवता, दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग हो रहे हैं ये, तो समावयवता की बात पूछी जा रही है इसमें। अच्छा ये मुझे लगता है शायद ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक किया है, क्वेश्चन रॉन्ग है आपका ये, ठीक है, ये क्वेश्चन ही रॉन्ग दे दिया आपको, दोनों इक्वली दे दिए, बराबर दे दिए हैं। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन नहीं होता है, ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, प्रेरणिक प्रभाव होता है, प्रेरणिक प्रभाव कितने तक होता है, 3 कार्बन तक, प्रेरणिक प्रभाव 3 कार्बन तक का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर जैसे देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पे ये लिखा हुआ CH3 COOH और यहाँ पे कुछ और हो जाता है इसकी जगह, तो हम क्रियात्मक समावयवता कर सकते थे इसमें। तो कौन सी समावयवता हो जाती है इसमें, क्रियात्मक समावयवता हम इसमें कर सकते थे। अगर आपने क्रियात्मक किया होगा तो ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा देखेंगे क्वेश्चन को। Cr2O7 2 माइनस, Cr2O7 2 माइनस में Cr का ऑक्सीकरण अंक पूछ रहा है, या Cr का ऑक्सीकरण अंक पूछ रहा है, तो इसका ऑक्सीकरण अंक नहीं पता हमें, 2x मान लिया। अब ये 7 का कितना होता है, -2, और -2 का 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो -14, एंड 2 लिखा हुआ है वहां पे -2, ये माइनस लिख रहा है, माइनस है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पर भी। तो कैसे आएगा यहाँ पे 2x, ये इधर की तरफ पहुंचेगा तो क्या चीज आएगा यहाँ पे, इसको इसमें से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 12, इसमें से अच्छा 2 लिखा हुआ है उसमें, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो माइनस आ जाएगा, एक्स में से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 6। तो हमारा कौन सा ऑप्शन रहेगा, 6 आंसर रहेगा। तो क्रोमियम का कितना होगा ऑक्सीकरण अंक 6। कॉल्वे स्मिथ अभिक्रिया को किसे प्राप्त करने के लिए किया जाता है, कॉल्वे स्मिथ अभिक्रिया को सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। निम्न में से आयरन का अयस्क कौन सा है, सभी है, आयरन, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पायराइट, सिडेराइट, ये सभी आयरन के ही पायराइट, आयरन के ही अयस्क हैं। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, कॉपर पायराइटिस का सांद्रण किया जाता है, कॉपर पायराइटिस का सांद्रण है, ये फिर से मिस्टेक है, कॉपर पायराइटिस का सांद्रण कौन सी विधि से करोगे, झाग पल्लवन विधि से। एल्यूमिनो थर्माइट प्रक्रम को क्या कहते हो, गोल्ड स्मिथ थर्माइट, क्या बोलते हो, गोल्ड स्मिथ थर्माइट। एसिटिलीन एसीटोन में विलय है, एसीटोन में विलय है जबकि जल में नहीं, क्यों, हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या रीजन है इसका, हाइड्रोजन बंध के कारण, हाइड्रोजन बंध के कारण। अगला क्वेश्चन है, 5 ग्राम NaOH 450 ml जल में घुला हुआ है, तो उस विलयन की मोलरता कैसे निकालते हो आप, मोलरता कितने में घुला हुआ है, 5 ग्राम है, NaOH का अणुभार कितना हो जाएगा 40, और कितने विलयन की बात कर रहा है वो 450 ml, इसलिए ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई होगा। तो इन सबको काट पीट के क्या आंसर आएगा, 5/18, 5/18। अगला क्वेश्चन देखिए,
निम्न में से सबसे अच्छा रक्षी कोलाइड है, सबसे अच्छा रक्षी कोलाइड कौन सा है? जिलेटिन। जिलेटिन के बाद फिर आता है कैसिन, फिर एल्ब्यूमिन और फिर लास्ट में डेक्स्ट्रिन। तो सबसे अच्छी क्वालिटी का रक्षी कोलाइड कौन सा है? हमारा जिलेटिन। ओके, हमारे केमिस्ट्री के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू सो मच। वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। भैरव एग्रीकल्चर क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आप सबका वेलकम करता हूं। अभी जो आपका टेस्ट लगा था उसके बायोलॉजी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए मैं आपके सामने हूं। तो हम एक एक करके सारे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। हम जानेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है यहाँ 81 से बायोलॉजी का, जिसमें आपको क्वेश्चन दिया हुआ क्रेब चक्र में किस प्रकार का कोएंजाइम का निर्माण होता है। क्रेब चक्र में दो प्रकार के कोएंजाइम का निर्माण होता है, जिसे कहा जाता है NADH तथा FADH2। तो आपके यहाँ दो आपको आंसर दिए हुए हैं, NADH और FADH2। तो विकल्प में आपका दिया हुआ NADH, FADH2, FMNH2 तीनों ही कोएंजाइम है, लेकिन क्रेब चक्र में दो प्रकार के कोएंजाइम का निर्माण होता है, NADH तथा FADH2। तो आपका सही विकल्प होगा डी। डियर स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, जिसमें आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है मत्स्य वर्ग में हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। तो मत्स्य वर्ग में, जिसको मीन वर्ग भी कहा जाता है, जिसमें मछलियों के बारे में हम अध्ययन करते हैं, उनमें हृदय में दो कोष्ठक होते हैं, जिन्हें आलिंद तथा नीलय कहा जाता है। इनके हृदय में दो कोष्ठक पाए जाते हैं, एक आलिंद तथा एक नीलय। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी, एक आलिंद और एक नीलय। तो कुल कितने कोष्ठक हुए? दो कोष्ठक। क्वेश्चन नंबर 83 है, इनमें से कौन सा फीता कृमि कहलाता है। थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ, इनमें से कौन सा फीता कृमि कहलाता है। आपको विकल्प दिया हुआ एस्केरिस, टीनिया सोलियम, उचरेरिया, केचुआ। तो जो टीनिया सोलियम है इसे क्या कहा जाता है? फीता कृमि कहा जाता है। तो सही विकल्प होगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 84 है, ईस्ट के द्वारा किण्वन क्रिया किस एंजाइम की सहायता से संपन्न होती है। तो ईस्ट के द्वारा अल्कोहलिक किण्वन संपन्न होता है, जिसमें ग्लूकोज इथाइल अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है, और ईस्ट एक विशेष प्रकार के एंजाइम का स्राव करता है बाहरी माध्यम में। वह एंजाइम कहलाता है जाइमेज। तो आपका सही उत्तर होगा आपका जाइमेज। आपके चार विकल्प दिए हुए, माइलेज, लाइपेज, जाइमेज तथा पेक्टिनेज। आपका सही उत्तर होगा बी, जाइमेज। सो जाइमेज एंजाइम अल्कोहलिक किण्वन की प्रक्रिया को संपन्न करता है। आइए हम अगले प्रश्न की ओर आते हैं। आपका अगला प्रश्न है, मूल रोम किस प्रकार की संरचना होती है। तो मूल रोम एक कोशिकीय संरचना होती है, जो आंतरिक संरचना में सबसे ऊपरी एक कोशिकाओं का सतह होता है, उसे कहा जाता है बाह्य त्वचा। तो बाह्य त्वचा से एक प्रकार की संरचना निर्मित होती है, जिसे हम मूल रोम कहते हैं। और मूल रोम क्या होती है? एक कोशिकीय संरचना होती है। अगला प्रश्न है, प्रोटोप्लास्ट में कौन सी संरचना पाई जाती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, प्रोटोप्लास्ट में कौन सी संरचना पाई जाती है। तो अगर पादप कोशिका से कोशिका भित्ति को हटा दिया जाता है, तो जो बाकी बची हुई संरचना होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रोटोप्लास्ट में कौन सी संरचना नहीं पाई जाती है? कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति को हटा देते हैं तो कौन सी संरचना बचती है? वो कहलाती है आपका प्रोटोप्लास्ट। अगला प्रश्न है आपका फाइलेरिया वर्म कहलाता है। आपको विकल्प दिया उचरेरिया, एस्केरिस, टीनिया सोलियम, केचुआ। उचरेरिया बैंक्रॉफ्टी ये क्या कहलाता है आपका? उचरेरिया बैंक्रॉफ्टी आपका कहलाता है फाइलेरियल वर्म। इसे फाइलेरियल वर्म कहा जाता है। तो आपका सही विकल्प होगा ए। अब क्वेश्चन नंबर 88 है, कॉकरोच में पाया जाने वाला उत्सर्जी अंग है। तो कॉकरोच में पाया जाने वाला उत्सर्जी अंग होता है मालपीगियन नलिका, जिसे मालपीगियन ट्यूब्यूल भी कहा जाता है। ये ऑर्थोपोडा का प्राणी है। वो आपका सही विकल्प होगा ए। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 89, C4 चक्र का प्रथम अस्थायी उत्पाद है। तो C4 चक्र जो है पादप में एक प्रकाश संश्लेषण का वैकल्पिक चक्र होता है। आपको विकल्प में यहां दिया हुआ है, विकल्प में दिए गए हैं आपको
पायरुविक एसिड दिया हुआ है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड दिया हुआ, ऑक्जेलो एस्टिक एसिड और साइट्रिक एसिड। सो ऑक्जेलो एस्टिक आपका सही उत्तर होगा। यह 4 कार्बन का रसायन होता है, तो इसलिए इसको सीफो चक्र कहा जाता है। तो सीफो चक्र को सीफो चक्र इसलिए कहा जाता है कि इसमें प्रथम अस्थायी उत्पाद 4 कार्बन का रसायन होता है, ऑक्जेलो एस्टिक एसिड। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 90, कौन सा पादप हार्मोन रंध्र को बंद करने में सहायक होता है? तो इसका आपका जो है विकल्प में दिया हुआ ऑक्सीन, जिब्रेलिन, इथिलीन, एबीए जिसे एब्सिसिक अम्ल कहा जाता है, एब्सिसिक एसिड कहा जाता है, एक प्रकार का पादप हार्मोन होता है, रंध्र को बंद करने में सहायक होता है। किस प्रकार से सहायक होता है? क्योंकि यह जो रक्षा कोशिका होती है उसमें पोटासियम आयन की प्रवेशिता को कम कर देता है। तो रक्षा कोशिका में अगर पोटासियम आयन की प्रवेशिता कम हो जाती है तो क्या हो जाता है? पोटासियम आयन क्या होता है? रक्षा कोशिका में प्रवेश नहीं कर पाती है। रक्षा कोशिका में प्रवेश नहीं करने के कारण रक्षा कोशिका का माध्यम क्या हो जाता है? अल्पराश्री हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है? जल के अणु अल्पराश्री माध्यम से अतिपराश्री माध्यम की ओर निष्कासित होते हैं, बाह्य परासन की क्रिया होती है और रंध्र क्या हो जाते हैं? आपके बंद हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोटोजोआ संघ के प्राणी होते हैं, यूरियोटेलिक, अमोनोटेलिक, यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिक। तो प्रोटोजोआ संघ के प्राणी पूर्णतः क्या होते हैं? जलीय होते हैं, और ये क्या कहते हैं? अमोनोटेलिक कहलाते हैं कि उनके द्वारा अमोनिया का उत्सर्जन किया जाता है। अगला प्रश्न है, अकशेरुक प्राणियों का सबसे बड़ा संघ है। आपको विकल्प में दिया हुआ आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एनेलिडा, नाइडेरिया सिलेंटेटा को कहा जाता है। ठीक है, आर्थ्रोपोडा अकशेरुक प्राणियों का सबसे बड़ा संघ होता है। दूसरा सबसे बड़ा संघ होता है मोलस्का। तो आपसे प्रश्न सबसे बड़े संघ के रूप में पूछा जा रहा है, तो आपका सही उत्तर होगा ए। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक अणु एफएडीएच द्वारा कितने एटीपी का निर्माण होता है? तो जो अपचयित को एंजाइम होते हैं एनएडीएच और एफएडीएच2, ये इलेक्ट्रॉन हस्तांतरण श्रृंखला अभिक्रिया में प्रवेश करते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में संपन्न होती है, और वहां इनका क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण के द्वारा एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है, रासायनिक ऊर्जा का निर्माण होता है। एक अणु एफएडीएच से एफएडीएच2 से 2 अणु एटीपी का निर्माण होता है, जबकि एक अणु एनएडीएच से 3 अणु एटीपी का निर्माण होता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है एफएडीएच2 के रूप में, तो इसका सही विकल्प होगा 2 एटीपी। अगला प्रश्न है, ज्वाला कोशिकाएं किस कार्य को संपन्न करती हैं? अब ज्वाला कोशिकाएं जो चपटे कृमि होते हैं प्लेडी हेलमिंथस, उसमें एक प्रकार का उत्सर्जी अंग पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? ज्वाला कोशिका। तो ज्वाला कोशिका उत्सर्जन की क्रिया को संपन्न करती है। आइए हम अगले प्रश्न की ओर आते हैं। आपका अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, संलग्नता की खोज किसके द्वारा, अंतःपदवी जालिका की खोज किसके द्वारा की गई? सो अंतःपदवी जालिका की खोज पोर्टर के द्वारा की गई। अंतःपदवी जालिका झिल्ली नुमा संरचना होती है जिसके द्वारा वसा तथा प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 96 है, संलग्नता की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो संलग्नता की खोज की गई थी मॉर्गन में ड्रोसोफिला मिलानोगास्टर, जिसे फ्रूट फ्लाई भी कहा जाता है, उसमें संलग्नता की खोज मॉर्गन के द्वारा की गई। अगला प्रश्न है, सेरीकल्चर कहलाता है। तो सेरीकल्चर आपका जो है रेशम कीट पालन, रेशम के धागे प्राप्त करने के लिए रेशम कीट के पालन के अध्ययन को कहा जाता है सेरीकल्चर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता कहलाता है? आपको विकल्प दिया ए बी ओ ए। तो रक्त समूह ओ सार्वभौमिक दाता कहलाता है जो सभी अन्य समूह वाले रक्त वाले व्यक्तियों को रक्तदान कर सकता है। अगला प्रश्न है आपका, एमिनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो जो प्राकृतिक एमिनो अम्ल होते हैं हमारी कोशिकाओं में जो पाए जाते हैं उनकी संख्या होती है 20। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? आपका सी होगा। आइए हम अगले प्रश्न की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है, अनिषेक जनन को प्रेरित करने वाला हार्मोन है। अनिषेक जनन को प्रेरित करने वाला हार्मोन है। अब अनिषेक जनन को प्रेरित करने वाला हार्मोन क्या होता है? आपका जिब्रेलिन होता है, जिसके द्वारा बीज रहित क्या होते हैं? बीज रहित फल क्या होते हैं? आपको प्राप्त होते हैं। तो आपका सही विकल्प होगा सी। क्वेश्चन नंबर 101 है, जीन के मध्य दूरी बढ़ने पर संलग्नता घटती है, बढ़ती है, नहीं होती है? तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जीन के मध्य अगर दूरी क्या होती है? दूरी अगर बढ़ती है तो संलग्नता क्या होती है? आपकी घटेगी। जबकि जीन के मध्य दूरी क्या होने पर? कम होने पर संलग्नता क्या होती है? आपकी बढ़ती है।
तो जीन के मध्य दूरी बढ़ने पर संलग्नता क्या हो जाती है, आपकी घटती है। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, आपको जो है टीटीआरआर और टीटीआरआर द्वारा कितने प्रकार के लक्षण प्रारूप प्राप्त होते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कितने प्रकार के लक्षण प्रारूप प्राप्त होते हैं। तो द्विसंकर संकरण से प्रश्न आपको दिया हुआ है, तो आपको याद होगा कि मेंडल के द्वारा जो द्विसंकर संकरण का प्रयोग किया गया था उसमें 9:3:3:1 के रूप में आपको लक्षण प्रारूप प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इसमें कितने प्रकार के हो गए, 9:3:3:1। तो 4 प्रकार के क्या होते हैं, 4 प्रकार के आपको लक्षण प्रारूप क्या होते हैं, आपको प्राप्त होते हैं। तो आपका इसका सही विकल्प होगा आपका सी, 4 प्रकार। हरित ग्रंथि द्वारा उत्सर्जन की क्रिया होती है। आर्थ्रोपोडा संघ जो होता है उस संघ के प्राणी में हरित ग्रंथि द्वारा, कोक्सल ग्रंथि द्वारा, मालपीगीय नल की द्वारा, ये विभिन्न प्रकार के अंगों द्वारा उत्सर्जन की क्रिया संपन्न होती है। तो आपका सही विकल्प होगा आर्थ्रोपोडा। किस संघ के प्राणी की देह भित्ति 2 सतहों के द्वारा निर्मित होती है। तो आपका इसमें आपको विकल्प में दिया एनेलिडा, नाइडेरिया, पॉरीफेरा, बी तथा सी। तो आपका जो है पॉरीफेरा जिसे समान रूप से स्पंज कहा जाता है, नाइडेरिया जिसे सिलेंडेटा भी कहा जाता है, इस दोनों संघ के प्राणियों की शारीरिक भित्ति 2 सतह के द्वारा निर्मित होती है। जिसमें बी तथा सी दिया हुआ, तो सही विकल्प होगा डी। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, प्रकाश संश्लेषण संश्लेषी पादपों में पाया जाता है। अब देखो विभिन्न प्रकार के प्रकाश संश्लेषी वर्णक पादपों में पाए जाते हैं। तो इसमें आपका विकल्प दिया क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी। ये क्लोरोफिल ए जो होता है सभी प्रकार के प्रकाश संश्लेषी पादपों में पाया जाता है। आइए हम अगले प्रश्न की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 106। अब आपका ये प्रश्न है कि इनमें से किस वर्ग के प्राणी शीत रक्त वाले होते हैं। तो शीत रक्त वाले प्राणी वह प्राणी कहलाते हैं जिनका शारीरिक तापमान वातावरण के तापमान के अनुसार परिवर्तित होने लगता है, होते रहता है। तो आपको विकल्प दिया सरीसृप वर्ग, उभयचर वर्ग, स्तनधारी वर्ग। स्तनधारी वर्ग गर्म रक्त वाले प्राणी होते हैं। आपका सही वर्ग सरीसृप वर्ग तथा उभयचर वर्ग, आपका विकल्प होगा डी। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, डीएनए में कितने कार्बन के शर्करा होते हैं। तो डीएनए में जो है क्या होता है, डीएनए में 5 कार्बन का शर्करा पाया जाता है, डीऑक्सी राइबोस। तो यहाँ आपका सही विकल्प होगा ए, 5 कार्बन। अगला प्रश्न है, नाइडेरिया संघ के प्राणी में किस प्रकार की विशेष संरचना पाई जाती है। अब नाइडेरिया जैसे मैंने बताया, नाइडेरिया सिलेंडेटा का वैकल्पिक नाम होता है और इसमें विशेष प्रकार की एक संरचना पाई जाती है, निमेटोसीड संरचना। और ये इस अंग के द्वारा वो अपनी सुरक्षा भी करता है, अपनी बचाव करता है तथा अपने शिकार को क्या करता है, मारता है। तो संरचना आपका सही विकल्प होगा ए। अगला प्रश्न है, मोलस्का संघ के प्राणी में उत्सर्जन क्रिया होती है। तो मोलस्का संघ के प्राणी में उत्सर्जन की क्रिया वृक्क द्वारा होती है जो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है। तो आपका सही उत्तर होगा आपका क्वेश्चन नंबर विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न है, कास्ट होता है। तो आपका विकल्प में दिया द्वितीयक जाइलम, प्राथमिक जाइलम, द्वितीयक फ्लोएम एधा। कास्ट वास्तविक रूप में क्या होता है, द्वितीयक जाइलम होता है। तो आपका सही विकल्प होगा, सही विकल्प होगा द्वितीयक जाइलम ए। आइए हम अगले प्रश्न की ओर आते हैं। तो आपका अंतिम प्रश्न था, कास्ट होता है द्वितीयक जाइलम। सो ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट के पश्चात विभिन्न प्रश्नों के साथ। आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, अच्छे से पढ़ाई करें। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।